हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इतिहास एकेडमी में। और दोस्तों, आज हम यूनिट सेकंड के एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मगध का उत्थान। दोस्तों, मगध के उत्थान में हमने दोस्तों हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और दोस्तों नंद वंश को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है। ठीक है, अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। साथियों, आप सभी अगर सिलेबस को निरंतर अध्ययन कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि मगध के उत्थान के पश्चात, है ना, मगध के उत्थान के पश्चात हमारा जो सिलेबस है दोस्तों, उसमें टॉपिक है यूनानी आक्रमण। सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव देखा है आपने। लेकिन अभी मैं यहां क्या पढ़ा रहा हूं, भारत पर विदेशी आक्रमण। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे टॉपिक में सिकंदर के अटैक और यूनानियों का प्रभाव स्पष्ट टॉपिक दिया हुआ है। ठीक है, और दोस्तों वही मेंशन किया हुआ है। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको सिकंदर से ही शुरू कर देता, लेकिन दोस्तों नहीं ऐसा नहीं है। इतिहास एकेडमी दोस्तों ऐसे जो है घास नहीं काटने वाली है। देखिए दोस्तों, भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, है ना, उसके पीछे दोस्तों क्या कारण थे। ठीक है, इसके अलावा क्या पहला आक्रमण यूनानियों द्वारा ही हुआ था। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो दोस्तों अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अगर मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट क्लियर करना है दोस्तों, तो उसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा सा पीछे से ही चलना पड़ेगा। मैं चाहता तो यहां सीधा सिकंदर शुरू कर सकता था। ठीक है, एक क्लास मेरी कम होती, सिलेबस जल्दी पूरा होता, बट दोस्तों नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूं। बिकॉज दोस्तों यहां से भी क्वेश्चन आए हैं। नक्शे रुस्तम, बहिस्तून अभिलेख, दारा के अभिलेखों से क्वेश्चन पूछे गए हैं यूजीसी नेट में। भले ही डायरेक्ट टॉपिक सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है साथियों, लेकिन क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे ये टॉपिक करवाना पड़ा। और दोस्तों न सिर्फ शॉर्ट रूप में बल्कि पूरा विस्तृत रूप में ये मैं टॉपिक कराऊंगा। ठीक है, पहली बात तो ये देखिए दोस्तों, भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा, ठीक है, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में अराजकता का माहौल था। एक तरफ मगध का उत्कर्ष हो रहा था, गंगा घाटी के अंदर दोस्तों द्वितीय नगरीकरण बढ़ रहा था। लेकिन भारत का उत्तर और पश्चिमी जो क्षेत्र है दोस्तों, वहां पर एक प्रकार से हम कह सकते हैं गांधार वाला एरिया है। ठीक है, मध्य वाला एरिया है दोस्तों। यहां पर इन क्षेत्रों में जो है क्या था, एक अराजकता का माहौल था। आपस में हम कह सकते हैं गृह युद्ध, है ना, आपस में ही लड़ रहे हैं सब, है ना। और दोस्तों जब जब इतिहास में अराजकता का माहौल देखने को मिलता है, तब तब किसी दूसरी शक्ति ने इसका फायदा उठाना चाहा है। ठीक है, हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, हम मिडाइवल इंडिया में पढ़ते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में दोस्तों दक्षिण में विजयनगर बहमनी साम्राज्यों की क्या हो जाती है, स्थापना हो जाती है। दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों तुगलक वंश चल रहा है, उनके रहते रहते दक्षिण में दोस्तों साम्राज्यों की स्थापना हो रही है। बिकॉज मोहम्मद बिन तुगलक खुद जो है एक प्रकार से अस्त व्यस्त चल रहा था, योजनाएं उसकी असफल थी। ठीक है, लेकिन दोस्तों हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे शासक भी हैं जिन्होंने पूरे साम्राज्य को केंद्रीकृत कर रखा था। ठीक है, तो दोस्तों बस यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब जब भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में अराजकता का माहौल हुआ है, तब तब दोस्तों विदेशी आक्रांताओं ने इसका फायदा उठाना चाहा है और दोस्तों उठाया भी है। अभी हम बात कर रहे हैं भारत पर विदेशी आक्रमण की, लेकिन दोस्तों शुरुआत हम सिकंदर के आक्रमण से न कर शुरुआत हम उन आक्रमणों से करेंगे जो सर्वप्रथम हुए थे। सिकंदर तो बाद में आता है। शुरुआत के जो आक्रमण होते हैं दोस्तों, वह पर्शिया, ईरान के हक्कामनी वंश के द्वारा दोस्तों आक्रमण किए जाते हैं। हक्कामनी साम्राज्य के जो शासक होते हैं, उनके द्वारा भारत पर आक्रमण किए जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों हक्कामनी आक्रमण के, या हम कह सकते हैं पर्शिया आक्रमण के, या हम कह सकते हैं ईरानी आक्रमण के भी कुछ भारत पर प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हम यूनानी आक्रमण के प्रभाव देखते हैं, वैसे ही दोस्तों पर्शिया आक्रमण के भी कुछ प्रभाव देखने को मिलते हैं। हालांकि राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई स्पष्ट प्रभाव इतना नहीं है दोस्तों, कोई छोटा मोटा इतना प्रभाव जरूर है कि भारतीय राज्यों की हमें कमजोरी समझ सामने आ जाती है। ठीक है, जब दारा सफल अभियान करता है तो थोड़ा भारतीय क्षेत्रों की कमजोरी उजागर हो जाती है। राजनीतिक दृष्टिकोण से इतने मजबूत नहीं होते हैं, सैन्य दृष्टिकोण से, इस वजह से दोस्तों, है ना। लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है पर्शिया के आक्रमण के ज्यादातर जो प्रभाव पड़ता है दोस्तों, वह पड़ता है सांस्कृतिक क्षेत्र में, है ना। देखिए मैं एक पृष्ठभूमि बना रहा हूं, आप ये मत सोचो क्लास शुरू, मैं पृष्ठभूमि बना रहा हूं, इसको बड़े ही गौर से सुनो। भारत पर दोस्तों विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और दोस्तों भारत तक पहुंचने के दो अलग अलग मार्ग हुआ करते थे। देखिए
आपको मैं यहीं पर दिखा देता हूं। देखिए आपको यहाँ जेड्रोसिया दिख रहा है दोस्तों, ठीक है, और आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों बैक्टीरिया, ठीक है, यहाँ आपको कपीशा दिख रहा है, ठीक है, ये कपीशा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक तो जेड्रोसिया का रेगिस्तानी वाला एरिया था जहां से उत्तरी पश्चिमी सीमा से भारत में एंट्री की जा सकती थी। एक दूसरा मार्ग दोस्तों बैक्टीरिया है, ठीक है, और काबुल घाटी होता हुआ आता था हिंदुस्तान में, ठीक है, और ये सोगियाना है, काबुल घाटी होता हुआ जो है हिंदुस्तान में एंट्री करता था। ये दो अलग अलग मार्ग थे, ठीक है। और अराजकता के माहौल में दोस्तों विदेशी आक्रांताओं ने इन्हीं मार्गों से जो है दोस्तों एंट्री की और भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए। आइए दोस्तों जानते हैं भारत पर विदेशी आक्रमण। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि सर ये हक्कामनी साम्राज्यों के जो अटैक है ये तो सिलेबस में दिया ही नहीं हुआ है। हमारे सिलेबस में तो सीधा सिकंदर वाले टॉपिक मेंशन किए गए, सिकंदर के अटैक को मेंशन किया गया, यूनानी आक्रमण और उनके प्रभाव। आप ये पर्शिया आक्रमण के प्रभाव क्यों पढ़ा रहे दोस्तों? जरूरी है, एक के बाद सीधा तीन नहीं बोल सकते, दो बोलना पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों इसको जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन आए, और मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन क्या क्या है ना। एक सबसे फेमस क्वेश्चन दोस्तों जो आया था जिसने सबके होश भी उड़ाए थे, क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है, सबके भी उड़ाए और हमारे भी उड़ाए। खैर हम भी विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी ही थे और अभी भी विद्यार्थी की तरह दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। चलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एक मिनट रुकिए। चलिए देखिए दोस्तों, आपको एक नक्शा दिख रहा है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर लिख रहा है ग्रीक इंडिया, है ना, यानी कि जो यूनान के समय में, यूनानियों के समय में जो भारत का जो एक मानचित्र यहाँ दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ इस नक्शे को विशेष रूप से लाने का मेरा उद्देश्य था आपको मुझे ये एरिया दिखाना। एक तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ जेड्रोसिया दिख रहा होगा, जेड्रोसिया जेड्रोसिया जेड्रोसिया, बोलो भाई, जेड्रोसिया का रेगिस्तानी क्षेत्र, ठीक है। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा यहां पर, यहीं पर है, कहां, ये रहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया वाला जो मार्ग है दोस्तों, ये एक और जगह आती है सोंडियाना, सोंडियाना, और उधर से दोस्तों फिर काबुल का मार्ग होते हुए दोस्तों ये अफगानिस्तान से होते हुए एंट्री होती है भारत के अंदर। इधर दोस्तों जेड्रोसिया रेगिस्तान है और यहाँ से दोस्तों क्या होती है, भारत में एंट्री होती है। तो हम यहाँ पर आराम से बड़े ही प्यारे से शब्दों में कह सकते हैं दोस्तों कि भारत पर अटैक के, भारत पर हम कह सकते हैं विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के मार्ग, ठीक है दोस्तों। ये दो मार्ग हुआ करते थे। और वैसे दोस्तों देखा जाए तो भारत का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है यही सबसे हम कह सकते हैं अटैक का सबसे सही एरिया था। बिकॉज देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो विशाल हिमालय है, हिमालय जैसी दोस्तों दुर्गम पहाड़ियां हैं, विशाल हिमालय है, यहाँ तक सेना लेकर आना, ठीक है। और उसके बाद में मतलब एक थका देने वाला काम, तो भाई सेना को चुस्त दुरुस्त भी तो रखना है ना। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते वैसे ही उनकी शक्ति नष्ट हो जाए, बीमार पड़ जाए, कर जाए, है ना। और इसके अलावा दोस्तों दक्षिण में देखें तो एक तरफ दोस्तों आप देखते हैं अरब सागर है ना। अरब सागर विशाल समुद्र की लहरों को क्रॉस करते हुए दोस्तों आना, है ना, थका देने वाला काम है, ठीक है। हाँ, ये मैदानी एरिया है, ठीक है, रेगिस्तानी मैदानी एरिया। यहाँ से दोस्तों सीधा जो है हम कह सकते हैं कि दर्रों से होते हुए जो है एंट्री भारत में की जा सकती थी। तुलनात्मक रूप से थोड़ा कम थकाने वाला एरिया था। भारत में विदेशी आक्रमण उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से ही क्यों हुए अगर पूछ लिया जाए दोस्तों, तो इसका एक भौगोलिक कारण भी है, क्योंकि जो भारत की जो उत्तर से पूर्व की जो दिशा है दोस्तों, यह विशाल हिमालय ने घेर रखी है। दक्षिण के अंदर दोनों तरफ दोस्तों हम देख सकते हैं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, समुद्री एरिया है। और जो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र है यह मैदानी एरिया है, और मैदानी एरिया से दोस्तों अटैक करना क्या होता है, थोड़ा सरल होता है, ठीक है। घोड़े वगैरह, सेना वगैरह जो भी है, ठीक है, लाई जा सकती है, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो आप याद रखोगे दिमाग में जेड्रोसिया और बैक्टीरिया, काबुल घाटी वाला एरिया, ये दो एरिया आपको दोस्तों क्या रखने हैं, याद रखने हैं। याद हो गए होंगे याद, बिकॉज दोस्तों इतना विवरण किया है तो याद हो ही गए होंगे, डोंट वरी, चिंता मत करो, ठीक है। हालांकि यहाँ पे ग्रीक इंडिया मैप लिखा हुआ है, लेकिन अपनों को दोस्तों ये दो जगह जो है लोकेट करनी थी मुझे। देख दोस्तों, एक कपीशा को जरूर याद रखना, कपीशा को याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, कपीशा को याद रखना ही पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, कपीशा को क्यों याद रखना पड़ेगा भाई, कपीशा में क्या ऐसी खास बात है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो कपीशा है, हम अभी बात करेंगे साइरस के अटैक की हिंदुस्तान पर, जो हक्कामनी वंश का शासक था साइरस, उसके अटैक की बात करेंगे। तो दोस्तों उसमें प्लिनी एक विवरण देता है, रोमन लेखक है प्लिनी। वह कहता है कि साइरस ने कपीशा नगर को ध्वस्त किया था। साइरस सेकंड की बात होती है यहाँ,
साइरस द्वितीय हक्कामनी वंश का शासक है। अभी आगे मैं और डिटेल बता दूंगा। साइरस द्वितीय जो है दोस्तों, उसने कपीशा नगर को क्या किया, ने कपीशा को ध्वस्त किया, ध्वस्त किया। अफगानिस्तान वाला एरिया है दोस्तों, ठीक है। कौन बोलता है ये बात, प्लिनी, अपने रोमन लेखक है प्लिनी, ये अपने विवरण में ये बात बोलता है। और ये जो बात है दोस्तों, ये हम कह सकते हैं मेगास्थनीज है और सिकंदर का हम कह सकते हैं नौसेना अध्यक्ष है नियार्कस, उनकी बातों का खंडन करता है। मेगास्थनीज और सिकंदर का नौसेना अध्यक्ष नियार्कस जो है, उनके विवरणों से तो ये ऐसी एक छवि झलकती है कि साइरस ने भारत पर आक्रमण किया ही नहीं, साइरस ने तो भारत पर आक्रमण किया ही नहीं। वो कुछ इस प्रकार की बात करते हैं। मेगास्थनीज तो बोलता है कि भाई साहब, कुछ राजाओं के नाम लेता है जिसमें सिकंदर का भी नाम लेता है कि बस यही जो है भारत के अंदर एंट्री कर पाए थे, बाकी कोई इतना शक्तिशाली नहीं था कि भारत में आकर युद्ध में फंस जाए या फिर अटैक करे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सिकंदर की महत्वता को जो है बहुत ज्यादा प्रोत्साहित किया, सिकंदर के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। हो सकता है उन लेखकों ने, नियार्कस ने, जैसे कि नौसेना अध्यक्ष था, मेगास्थनीज ने अगर ये बात लिखी कि भाई साइरस ने अटैक ही नहीं किया, हक्कामनी वंश का शासक अटैक ही नहीं किया, तो हो सकता है वो सिकंदर को महान दिखाना चाह रहे हो, इसलिए उन्होंने इसकी बात नहीं लिखी। लेकिन दोस्तों प्लिनी है, रोमन लेखक है, ये लिखते हैं। टेसियस तो इतना लिख देता है कि भाई साइरस की जो मृत्यु थी वह भारत में आक्रमण के दौरान जो उसके घाव लगे थे उसी से होती है। तो टेसियस की बात को भी नहीं नकार सकते। तो कहीं ना कहीं विवरण थोड़े भ्रामक से लगते हैं। निष्कर्ष तो यही है कि नहीं, अटैक वगैरह हुए थे, असफल रहा था दोस्तों, याद रखना। पहला आक्रमण करता है, असफल रहता है। सफल आक्रमण दारा प्रथम द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है। दारा प्रथम वही जिससे अशोक बहुत ज्यादा प्रेरित हो गया था और अभिलेख और स्तंभलेख जैसे खुदवाने की जो है दोस्तों प्रेरणा अशोक को मिली थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, तो ये साइरस द्वितीय ने कपीशा नगर को ध्वस्त किया था, अफगानिस्तान वाला एरिया है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो चलो करते हैं लेक्चर शुरू। उम्मीद करता हूं कि एक मोटी मोटी पृष्ठभूमि आपको समझ में आ गई होगी। आइए दोस्तों अब देखते हैं, सारी बातें आपसे कर चुका हूं, ये देखिए शुरू करते हैं। देखिए भारत जिस समय उत्तरी पूर्व भारत में, देखिए जिस समय उत्तर पूर्व भारत में मगध के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हो रही थी दोस्तों, और इसी समय पश्चिमोत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी सीमा वाला क्षेत्र है, पश्चिमोत्तर प्रदेश में घोर अराजकता एवं अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त था, जिसका लाभ दोस्तों विदेशी आक्रांताओं ने उठाया, ठीक है। इस क्षेत्र में गांधार है, कंबोज है, मद्र जैसे अनेक छोटे छोटे राज्यों, ये जो थे आपस में विभक्त थे, बहुत छोटे छोटे राज्य थे जिनमें अराजकता अव्यवस्था फैली हुई थी, ठीक है। हम देखें दोस्तों वापस से मैप में, तो यहां पर आपको दिखेगा, देखिए दोस्तों गांधार, ठीक है, गांधार वाला एरिया है, ठीक है, गंधरिया लिखा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कंबोज वाला एरिया है, मद्र वाला एरिया है, ये छोटे छोटे राज्यों में ये पश्चिमोत्तर क्षेत्र जो है ये विभक्त था, ठीक है। अव्यवस्था अराजकता का लाभ उठाया विदेशी आक्रमणकारियों ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं। परिणाम स्वरूप देश का यह प्रदेश दो विदेशी आक्रमणों का शिकार हुआ दोस्तों, दो विदेशी आक्रमणों, जिसमें पहला जो आक्रमण था वह हक्कामनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था, और सेकंड जो आक्रमण था दोस्तों वो यूनानी आक्रमण था। उसके अंदर दोस्तों हम सिकंदर का आक्रमण पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, सीधा सिकंदर का आक्रमण पढ़ते तो दोस्तों हक्कामनी वंश छूट जाता, और हक्कामनी वंश जरूरी है बिकॉज क्वेश्चन यहां से आते हैं। तो दोस्तों दो आक्रमण, भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो हुआ था वह ईरान पर्शिया के हक्कामनी वंश के राजाओं ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया था, ठीक है। पहला आक्रमण हक्कामनी वंश के शासकों द्वारा किया जाता है, ठीक है। ईरान का, पर्शिया का ये वंश था, ईरान का लोकेशन अभी दिखा दूंगा मैप में, है ना। ये अटैक करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों। इनके द्वारा जो अटैक किया गया था वो पहला अटैक किया गया था साइरस द्वारा, साइरस द्वितीय द्वारा, जिसको कुरुश महान भी कहते हैं, कुरुश भी कह देते हैं। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि साइरस द्वितीय ने अटैक किया तो उसका जो अटैक है वह असफल रहता है। इसकी जानकारी दोस्तों हमें मिलती है, एक जेनोफोन करके राइटर है जिन्होंने दोस्तों साइरोपेडिया लिखा है। साइरोपेडिया मैंने पीछे भी शायद आपको कहीं लिखा है साइरोपेडिया। साइरोपेडिया जो है दोस्तों वह साइरस की जीवनी ही है, अभी आगे बता दूंगा। जेनोफोन की विवरणों से जानकारी मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा टेसियस है, स्ट्रेबो है तथा एरियन है, ऐसे बहुत सारे लेखक जो है वो जानकारी देते हैं अटैक की।
ठीक है। तो दोस्तों पहला आक्रमण साइरस सेकंड ने किया था, असफल हुआ। साइरस सेकंड के बाद में उसका उत्तराधिकारी कंबुजिय होता है ना, कंबुजिय होता है, या फिर उसको हम कंबेसिस सेकंड भी कहते हैं। वो दोस्तों आपसी ही झगड़ों के अंदर व्यस्त रहा, तो उसके समय में दोस्तों इतना विस्तार नहीं हो पाया भारत तक आक्रमण का। उसके बाद में आता है अपना दारा। दारा, जिसको दारा प्रथम बोल दो या डेरियस प्रथम बोल दो। दारा जो है दोस्तों भारत पर हक्कामनी वंश का पहला शासक, जिसने प्रथम सफल अभियान किया। साइरस अटैक, देखिए दो बातें आ रही है, अटैक करने वाला कौन था? साइरस सेकंड, पहला अटैक करने वाला। लेकिन सफल अटैक करने वाला कौन था पहला? दारा प्रथम। साइरस सेकंड ने किया, वो असफल था। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आक्रमण के, देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैं ये बनवा रहा था आपके लिए। मुझे लगा नहीं यार, बच्चों के लिए क्रिएटिविटी जरूरी है। देखिए दोस्तों तभी आप, कुछ बच्चे मुझे क्रिटिसाइज भी करते हैं, कुछ बच्चे मुझे बोलते भी हैं कि सर इतना ढीले क्यों चल रहे हो। देखिए दोस्तों ढीले चलने के पीछे बस यही काम है कि एक बार मैं करूंगा और बहुत बेहतरीन करूंगा, मिसाल कायम करूंगा आप सभी बच्चों के लिए। फैक्चुअल क्वेश्चन आए ना आए दोस्तों, इक्का दुक्का छूट भी जाएगा, लेकिन दोस्तों कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसा उकेर के जाऊंगा ना आपके, कि कहीं नींदों में भी कोई पूछ लेगा ना आपसे कॉन्सेप्चुअल प्रश्न, तो दोस्तों चूकोगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, और दोस्तों इसके पीछे और भी कुछ कारण है दोस्तों। घर में माहौल भी है शादी का, जैसा कि आप सभी जानते हैं नेक्स्ट मंथ शादी है मेरी ही, गुरुजी की आपकी, है ना। तो दोस्तों उस वजह से आप सभी को पता है घर में भी इंटरफेयर रहता है, जाना पड़ता है, छोटे छोटे काम के लिए एडवाइस लेते हैं। इकलौता हूँ बिकॉज छोटे छोटे काम के लिए सलाह लेते हैं, पूछते हैं, जाना पड़ता है, उनको हम नकार नहीं सकते। हमारा कर्म भी है दोस्तों, कर्म को भी, कर्तव्य भी मुझे निभाना, उनके प्रति जिम्मेदारी, दोनों चीजें होती है। मुझे नहीं पता दोस्तों, जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था उस समय ऐसी कोई डेट फिक्स नहीं थी, है ना, शादी वगैरह की। लेकिन अचानक से दोस्तों फिर कुछ रीजन से जो है अचानक से फिर डेट वगैरह कर दी फिक्स, है ना। तो उस वजह से भी दोस्तों थोड़ा मैं डिले चलता हूँ। लेकिन मुख्य कारण धीरे डिले चलने का ये है कि पहले मैं खुद दोस्तों हर एक बुक्स में से इंपॉर्टेंट चीजें सरल भाषा में ढूंढने का प्रयास करता हूँ कि आपके लिए सरल क्या रहेगा। ठीक है भाई, मैं तो मेरा समझ भी लिया, मैंने तो एग्जाम पास भी कर लिए, एक बार नहीं पता नहीं कितनी बार कर लिए, जीआरएफ भी निकाल ली, लेकिन दोस्तों आपको तो निकलवानी है ना। जरूरी नहीं है सभी बच्चे एक ही मस्तिष्क लेवल के हो। यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको शायद कुछ भी नहीं पता होगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनको शायद बहुत कुछ पता होगा, बस वो अपना रिवीजन कर रहे हैं। मैं तो सबको समान रूप से लेकर चलूंगा ना। तो दोस्तों इसलिए थोड़ी क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। और ऐसा कोर्स दोस्तों, इतनी मेहनत दोस्तों फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई कर रहा होगा। बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वो भी मुझे सेम बात बोलते हैं। मुझे कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है कि हाँ काम इट्स वर्क, है ना। देखिए दोस्तों ईरान से भारत में प्रवेश करने के दो मार्ग हुआ करते थे। ठीक है, हम बात कर रहे हैं हक्कामनी आक्रमण की। हक्कामनी वंश जो कि ईरान या पर्शिया का वंश है दोस्तों, ईरान से भारत में आक्रमण करने के दो मार्ग थे दोस्तों, ये बात आप याद रखना। या फिर हम कह सकते हैं कि भारत प्रवेश के दो मार्ग। हम ईरान से को अगर नहीं भी लिखे तो हम ये लिख सकते हैं भाई भारत में प्रवेश के दो मार्ग, है ना। बैक्टीरिया वाला मार्ग है, जेड्रोसिया वाला मार्ग है। आप चाहे इसको ईरान से कैसे भी लिख लो, चाहे वैसे लिख लो चाहे वैसे, नहीं तो आप सीधा इसको यूं भी लिख सकते हो भाई भारत में प्रवेश के दो मार्ग लिख सकते हो, एक ही बात है ना। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक मार्ग तो है जेड्रोसिया का विशाल रेगिस्तानी मार्ग। आपको दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है जेड्रोसिया का रेगिस्तानी। देखिए दोस्तों ये जो एरिया है अपना, ये हिंदुस्तान वाला जो एरिया है ना, ये उस समय का मैप है। उस समय ऐसी सीमाएं वगैरह नहीं थी, ये अपने वैसे बना रहे हैं। देखो देखो ये एरिया राजस्थान वाला है, नीचे गुजरात वाला एरिया। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ देखो ये इधर जो है ये जेड्रोसिया का रेगिस्तान है यहाँ पर, ठीक है ना। ठीक है, और ईरान से दोस्तों ऐसे रेगिस्तानी मार्ग से होते भारत में एंट्री हो सकती थी। ठीक है, और एक दोस्तों बैक्टीरिया वाला मार्ग है ना। बैक्टीरिया वाला मार्ग जो है दोस्तों ये भी कपीशा है, हम काबुल घाटी से होते होते भारत में एंट्री हो सकती थी। बैक्टीरिया सोंडियाना, देखिए ये सोंडियाना ये रहा। ठीक है ऐसे, ठीक है ये मार्ग है, एक ये कपीशा रहा। ठीक है, ये एक तो मार्ग ऐसा था इस प्रकार से, ठीक है, और एक मार्ग रेगिस्तानी में ऐसा था इस प्रकार से। ठीक है, ईरान से भारत में एंट्री करने के दोस्तों ये अलग अलग मार्ग हुआ करते हैं। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ ताकि आपको वैसे समझ में आए। तो दोस्तों वैसे नॉर्मली एग्जाम में भी पूछ ले तो दोस्तों एक तो जेड्रोसिया का रेगिस्तानी वाला मार्ग है, और दोस्तों एक बैक्टीरिया का काबुल घाटी से होता हुआ जो मार्ग आता था। ये भारत पर आक्रमण करने के दो अच्छे मार्ग माने जाते हैं भाई। यहाँ से जो है आक्रमण करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा सरल रहता था। चलिए, तो ये दो मार्ग थे, इन्हें आप आराम से याद कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको भी साफ कर देता हूँ। चलिए
आइए चलते हैं आगे, अब करवाते हैं आक्रमण साइरस द्वितीय। ठीक है, साइरस द्वितीय। देखिए दोस्तों, जो हकामनी राजवंश है इसके संस्थापक की जो जानकारी दोस्तों बुक्स में मिलता है कि हकामनिश नाम का कोई व्यक्ति था, हकामनिश। ठीक है, उसने स्थापना की थी, इसीलिए उसके जो उत्तराधिकारी है उसका जो वंश है वो हकामनी वंश कहलाया। ठीक है, अलग अलग बुक्स में मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं साइरस को ही बता देते हैं ना, बाकी हकामनिश नाम का व्यक्ति जो है स्थापना करता है। हालांकि इतना अपनों से कोई नहीं पूछेगा, अपनों से तो जो है मुख्य आक्रमण से संबंधित गतिविधियों के बारे में जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए, साइरस सेकंड की बात करें दोस्तों, टाइम पीरियड है 558 से 530 ईसा पूर्व। कुछ बुक्स में 529 ईसा पूर्व भी मिलता है, माइंड नहीं करना है, छोटी मोटी 1-2 साल का ऊपर नीचे मिलता है। मोटा मोटा टाइम पीरियड दोस्तों 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है ये। ठीक है, भारत पर अगर पहला विदेशी आक्रमण हुआ था दोस्तों, पर्शिया ईरानी राजवंश हकामनी राजवंश के शासकों ने किया था, जिसके अंदर पहला अटैक करने वाला यहाँ पर साइरस सेकंड था, साइरस द्वितीय था। भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य पारसिक ईरानी हकामनी वंश के शासक साइरस द्वितीय ने किया था। ठीक है, जिसको कुरुश महान द्वारा किया गया। इसको कुरुश महान भी कह सकते हैं, ये स्लैश है निशान बीच में, कुरुश महान कह दो या साइरस द्वितीय कह दो, एक ही बात है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहां ब्रैकेट में लिखा है असफल प्रयास। ऐसा माना जाता है कि उसको बहुत सारी जो है दोस्तों दुविधाओं का सामना करना पड़ा। और दोस्तों ऐसा भी माना जाता है, कुछ बुक्स में जानकारी मिलती है कि इसकी लगभग पूरी की पूरी सेना जो है ध्वस्त हो जाती है, केवल 7-8 सैनिकों के साथ ही, गिनती शायद 7 या 7 सैनिकों के साथ ही जो ये वापस लौटता है। देखिए दोस्तों सुनिए आप, केवल 7 सैनिकों के साथ जो है ये वापस लौटता है। ठीक है, ये बात है। इस आक्रमण की जानकारी दोस्तों कौन देता है हमें? ये जो आक्रमण हुआ था इसकी जानकारी की स्रोत है दोस्तों जेनोफोन। जेनोफोन ने दोस्तों साइरोपेडिया लिखा है, जो कि साइरस द्वितीय की जीवनी है। इसके अलावा टेसियस, इसके अलावा स्ट्रैबो, इसके अलावा दोस्तों एरियन, इसके अलावा क्लासिकल जैसे क्लासिकल लेखकों के विवरण से मिलती है, यूनानी रोमन लेखकों, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है इस अटैक की जानकारी जेनोफोन, टेसियस, स्ट्रैबो, एरियन और क्लासिकल लेखक, यूनानी रोमन लेखक जो है ये इस चीज का विवरण हमें देते हैं। ओके, आई बात समझ में प्यारे बच्चों, गुलगुलो मेरे? ठीक है, चलिए। कई बार देखिए दोस्तों क्लास ही है ना, ये स्टूडियो है, ठीक है, यहाँ पे अंदर कोई भी नहीं है ना। कई बार ऐसे ही बस इमेजिनेशन कर लेता हूँ, यहाँ मेरे बच्चे मुझे देख रहे होंगे बहुत अच्छे से और क्लास का आनंद ले रहे हैं, तो ऐसे कई बार प्यार आने लग जाता है आप पर, है ना। जरूरी भी है, आपको तो क्या बताया ना है गुरुजी पर, बाकी हमें तो आता ही। चलिए दोस्तों, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सिकंदर का नौसेना अध्यक्ष का नाम याद रखोगे, नियार्कस, और दोस्तों एक नाम आप याद रखोगे दोस्तों, क्या? मेगास्थनीज का। ठीक है, इन दो के विवरणों से ऐसी जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं साइरस सेकंड तो भारत के दर्शन ही नहीं करे, है ना। कहीं कहीं तो ऐसा मिलता है कि जैसे आप केसी श्रीवास्तव की किताब पढ़ोगे तो उसमें ऐसा मिलता है कि भाई इन्होंने तो केवल भाड़े के सैनिकों को लेकर भारत में अटैक करने के लिए छोड़ दिया था कि जाओ आप अटैक करो, ये खुद कभी नहीं आए। बहुत सारी जगह ऐसी जानकारी मिलती है कि इन्होंने भाड़े के, हक्कामनी वंश के शासकों ने किराए के सैनिकों को लिया और बोला आप अटैक कर दो आप, ठीक है, खुद नहीं गए। ठीक है, यहीं पर देखिए ये भी बोलता है निराकस, देखिए सिकंदर के नौसेना अध्यक्ष नियार्कस के विवरण से, जो कि एरियन तथा स्ट्रैबो द्वारा उद्धृत है, हमें ज्ञात होता है कि साइरस द्वारा जेड्रोसिया के रास्ते किया गया आक्रमण असफल रहा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब ये जेड्रोसिया के रास्ते आया था, ये असफल हो गया बीच में, है ना। दूसरी तरफ मेगास्थनीज के अनुसार, मेगास्थनीज की बात देखो दोस्तों, सीधा सीधा है दोस्तों, सिकंदर को जो महत्व दिया जा रहा है। मेगास्थनीज के अनुसार काबुल घाटी के मार्ग से हिरेक्लीज, डायनोसियस व सिकंदर को छोड़कर किसी अन्य विदेशी शक्ति द्वारा न तो भारतीय कभी जीते ही गए, कि भाई न तो भारत को कभी जीता और न ही उन्होंने अपने को युद्ध में ही फंसाया, नहीं इन्होंने कभी यहाँ पर कोई युद्ध किया। ठीक है, तो कहने मतलब है ये जैसे कि सिकंदर के अटैक को माना जाए कि भाई बैक्टीरिया वाले मार्ग से होते सिकंदर आया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों निरियाकस के विवरण से पता चल रहा है कि साइरस सेकंड जो है वह जेड्रोसिया वाले मार्ग से आया था, यानी हक्कामनी वंश के शासकों ने जो अटैक किया, जैसे किसने बताया कि देखिए जेड्रोसिया के रास्ते किया गया आक्रमण असफल हुआ, यानी कि हक्कामनी वंश का जो शासक था साइरस सेकंड, उसने जेड्रोसिया के मार्ग से अटैक किया था, और सिकंदर जो है दोस्तों उसने अटैक किया था, वो उसने किया था बैक्टीरिया के मार्ग से। जैसा कि मेगास्थनीज बोल रहा है कि भाई काबुल घाटी के मार्ग से इन तीनों ने ही अटैक किया, इन तीनों को छोड़कर और कोई विदेशी शक्ति नहीं आई, है ना। इट मीन सिकंदर को ये बता रही है बैक्टीरिया वाले मार्ग से आता है। ठीक है, तो दोस्तों इन दोनों के मानने के अनुसार तो है कि भाई साहब ये साइरस सेकंड ने अटैक नहीं किया, भारत नहीं आया। देखिए आइए, यानी कि इस प्रकार नियार्कस व मेगास्थनीज के अनुसार साइरस ने कभी भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया,
और जो किया था वो असफल था जेड्रोसिया वाला, ये ऐसा मानते हैं। लेकिन दोस्तों देखिए एक निष्कर्ष ये भी निकलता है कि उपरोक्त निष्कर्ष से सहमत होना कठिन है, यानी कि जो ये बात कह रहे हैं निरियाकस और मेगास्थनीज, इन दोनों निष्कर्षों दोस्तों आप सहमत, ऐसा नहीं कि हम सहमत हो जाए इनकी बात हूबहू मान लें, ठीक है दोस्तों, नहीं, सहमत होना कठिन है। संभवतः सिकंदर के समकालीन यूनानी लेखकों ने सिकंदर के महत्व को बढ़ाने के लिए साइरस की सफलताओं की जानबूझकर उपेक्षा की। वो हो सकता है वो ये शो करना चाहे कि भाई सिकंदर जैसा महान कोई नहीं था, भारत पर आया, भारत पर आक्रमण किया तो भाई सिकंदर जैसे लोगों ने ही इस मार्ग को पार किया, बाकी कोई किसी की हिम्मत नहीं थी। हो सकता है साइरस सेकंड की जो है महत्वता को कम करना, उसकी उपेक्षा करना चाह रहे हो, ठीक है। तो दोस्तों इस निष्कर्ष को हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने विवरण किया है। चलिए ठीक है, हम निराकस की बात मानते हैं, मेगास्थनीज की बात मानते हैं, ठीक है, नहीं किया, अगर आप मान के चल रहे हो तो दोस्तों फिर आप प्लिनी की बात को ठुकराओगे, आप टेसियस की बात को ठुकराओगे, ठीक है, आप जेनोफोन की बात को ठुकराओगे, इतने सारे लोगों की बातों को ठुकरानी पड़ेगी आपको। भाई प्लिनी कह रहा है कि कपिशा नगर को ध्वस्त किया था किसने, साइरस सेकंड ने, ठीक है। कपिशा नगर जो कि अफगानिस्तान के घोरबंद तथा पंजबिब के संगम पर स्थित है। इतना याद ना हो तो अफगानिस्तान, बस बात खत्म, इतना याद कर लेना। ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ था मैंने, चलो डाल देते हैं, पूछ ही ले कभी, है ना। तो कपिशा नगर भी अफगानिस्तान में है। तो प्लिनी के अनुसार साइरस ने कपिशा नगर को ध्वस्त किया था, ठीक है। आगे देखिए, एरियन एक अन्य स्थान पर विवरण करता है कि सिंध तथा काबुल नदियों के बीच स्थित भारतीय राज्यों ने साइरस को टैक्स दिया था, कर दिया था, और इन प्रदेशों में जो टैक्स देने वाली जनजातियां थी, जिसमें अष्टक है और अश्वक है नामक भारतीय जनजातियां निवास करती थी, ठीक है। तो एरियन बोल रहा है कि भाई साहब साइरस को टैक्स दिया, कर दिया, इट मीन साइरस ने उन पर आधिपत्य जमाया, तभी तो वो कर देने को मजबूर हुए। और जो जनजातियां थी वो कौन सी थी, अष्टक और अश्वक। जेनोफोन दोस्तों इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आ जाए, साइरोपेडिया किसने लिखी है, किताब के रूप में आ सकता है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, 5 तारे लगा दिए मैंने, ठीक है। साइरोपीडिया किसने लिखी है, जेनोफोन ने लिखी है, साइरस की जीवनी है, ठीक है। लिखता है कि साइरस ने बैक्ट्रियनों तथा भारतीयों को जीतकर अपने विशाल साम्राज्य के अधीन कर लिया था। जेनोफोन है, एरियन है, प्लिनी है, विवरण दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हम वो जो दो विवरण है निरियाकस के और मेगास्थनीज के, उनको हम थोड़ा उससे सहमत न भी हो तो दोस्तों हम इनकी बात मान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। साइरस, टेसियस के अनुसार भारतीयों के साथ युद्ध में लगे घावों से कुरुश की मृत्यु, कुरुश यानी साइरस सेकंड, यानी ये तो ये बोल रहे हैं कि भाई साहब युद्ध हुआ था, युद्ध किया था और घाव लगे थे, उसी से तो इसकी मृत्यु हुई है। हालांकि इसकी मृत्यु हम देखें तो साइरस की मृत्यु कैस्पियन क्षेत्र में डरबाइक नामक एक पूर्वी जनजाति के विरुद्ध लड़ते हुए हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका मानना है कि भाई घाव तो लगे थे अटैक के समय, तो बाद में कभी जाकर जो मृत्यु हुई वो उन घावों की वजह से हुई होगी, है ना। हालांकि इसकी जो मृत्यु हुई थी वो डरबाइक नामक कोई पूर्वी जनजाति है कैस्पियन क्षेत्र के, उससे लड़ते हुए हो गई थी, ठीक है। और इसकी मृत्यु के पश्चात साइरस सेकंड जो है दोस्तों, अब देखो इस साइरस सेकंड के लिए आपको एक बात याद रखनी है, क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए कि भारत पर विदेशी आक्रमण हुआ पहला, किस वंश के शासक, हकामनी वंश, कहाँ के थे, ईरानी पर्शिया के थे, ठीक है। पहला आक्रमण करने वाला, देखिए दो बातें आएंगी, पहला आक्रमण करने वाला साइरस सेकंड, पहला सफल आक्रमण करने वाला दारा प्रथम। सफल शब्द आ जाएगा तो दारा प्रथम, सफल शब्द नहीं आया तो दोस्तों पहला आक्रमण सीधा आ गया तो दोस्तों साइरस सेकंड, कुरुश महान भी उसको बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसकी मृत्यु के बाद में इसका पुत्र था दोस्तों कंबुजिए अथवा कैम्बिसीज द्वितीय, कैम्बिसीज द्वितीय, कंबुजिए बोल दो या कैम्बिसीज द्वितीय, ये लगभग 522 ईसा पूर्व तक शासन करता है, ठीक है दोस्तों। लगभग 530 ईसा पूर्व के आसपास दोस्तों ये जो साइरस द्वितीय है ये चला जाता है, 530 ईसा पूर्व तक रहता है, और दोस्तों ये जो है फिर 522 तक शासन करता है ना। उसके बाद में दोस्तों फिर कौन आ जाएगा, 522 के बाद में दारा प्रथम आ जाता है, जो कि 522 ईसा पूर्व से लेकर 486 ईसा पूर्व तक रहता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यह जो है कंबुजिया या फिर कैस्पिसीज, अगर मान लीजिए शासकों के क्रम आ जाए, अगर दोस्तों शासकों के क्रम आ जाए तो साइरस सेकंड के बाद में सीधा दारा मत कर देना, डेरियस प्रथम भी बोल देते हैं, दारा प्रथम भी बोलते हैं, सीधा दारा मत कर देना दोस्तों, बिकॉज दोस्तों इसका विवरण जो है खुल के नहीं मिलता किताबों, क्योंकि दोस्तों यह अपने ही आपसी ही गृह कलेश में मतलब फंसा हुआ रहा और ज्यादा शासन नहीं किया। इसने कोई हकामनी वंश के विस्तार को, भारतीय विस्तार में कोई इतना ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान नहीं दिया, ठीक है दोस्तों, ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद में तीसरा शासक था दारा, इस वंश का, हकामनी वंश का 3rd नंबर का शासक कौन था दोस्तों, वो दारा था, क्रम याद रखेंगे, ठीक है। 3rd नंबर का शासक कौन था, वो दारा था, दारा प्रथम, जो कि 522 ईसा पूर्व से दोस्तों 486 ईसा पूर्व के आसपास रहा था, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण, पहला है बट सफल है, वो पहला था बट असफल था। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण ईरानी आक्रमण, प्रथम सफल ईरानी आक्रमण दारा प्रथम ने किया था।
जिसको डेरियस प्रथम भी बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, डेरियस प्रथम भी बोल देते हैं, डेरियस फर्स्ट भी कह देते हैं। ओके प्यारे बच्चा, बिल्कुल। अब देखिए ये जो वंश मैं पढ़ा रहा हूं ना आपको, हक्कामनी वंश, इसको लाने का कारण क्या था दोस्तों? शुरू में आपको सिकंदर से भी कर सकता था, बट दोस्तों ये जो 3 अभिलेख है ना, बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्श ए रुस्तम, इन 3 अभिलेखों ने दोस्तों मुझे मजबूर किया कि इस टॉपिक को पढ़ाओ, भले ही सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन नहीं किया गया। बिकॉज दोस्तों इन अभिलेखों से संबंधित क्वेश्चन आया हुआ यूजीसी नेट में, इनका क्रम पूछा गया, सीक्वेंस। दोस्तों कितनी बड़ी बात हो जाती है, हमें नाम नहीं सुन रखे होते बच्चों ने इनके, जिसमें इनका सीक्वेंस पूछ लिया, क्रम से सजाइए, ठीक है, कुछ घटनाओं के, ठीक है, एक घटना और जोड़ दी थी, 4 चीजें सीक्वेंस से पूछी गई थी, है ना। अब दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि मैं सिर्फ इतना सा ही लेके आ जाऊं कि भाई दारा प्रथम के अभिलेख याद कर लेना और अब सिकंदर पढ़ते हैं, नहीं दोस्तों, दारा प्रथम को पढ़ेंगे तो दोस्तों फिर इतिहास तो आपको पता है ना, थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाएंगे तभी ज्यादा आगे जाएंगे। हमने बोला ना इतिहास का ज्ञान तो दोस्तों धनुष की तरह है, धनुष बाण को जितना पीछे खींचोगे और जैसे छोड़ोगे उतनी ही आगे जाएगा। तो दोस्तों अतीत में दृष्टि डालना जरूरी है, तो दोस्तों पीछे का फिर थोड़ा बहुत बैकग्राउंड तो बनाना जरूरी है, भले ही एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आएगा और दोस्तों कॉन्सेप्ट होगा एकदम क्लियर। अब देखिए दोस्तों दारा प्रथम के जो आक्रमण है, दारा प्रथम ने जो अटैक किया था, जो सफल अटैक किया था, उसकी जानकारी जो है दोस्तों वह उसके अभिलेखों से मिलती है, जो कि बेहिस्तून है, पर्सिपोलिस और नक्श रुस्तम है, ठीक है। इन अभिलेखों से भारत पारसिक संबंध के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिल जाती है, ठीक है। आइए देखते हैं, इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब एवं सिंध के भूभाग पर अधिकार किया था। यानी कि दारा प्रथम के अटैक, सफल अटैक की पुष्टि जो है दोस्तों वो इसके अभिलेख करते हैं। लास्ट वाले 2 जो अभिलेख है दोस्तों, ठीक है, लास्ट वाले जो 2 अभिलेख है, जिसके अंदर पहला अभिलेख जो है दोस्तों वह है पर्सिपोलिस, जिसको हमदान अभिलेख भी बोल देते हैं, और दूसरा नक्श ए रुस्तम। इन 2 अभिलेखों से दोस्तों पुष्टि होती है, बिकॉज इन 2 अभिलेखों का जो टाइम पीरियड है वो 516 ईसा पूर्व के आसपास है, ठीक है। और जो पहला अभिलेख है बेहिस्तून, उसमें दोस्तों उसके कुछ प्रांतों की जानकारी हमें मिल जाती है दारा के समय के, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये अभिलेख फारसी भाषा व किलाक्षर लिपि के अंदर लिखे गए हैं, ठीक है दोस्तों, किलाक्षर लिपि, है ना। बेहिस्तून अभिलेख टाइम पीरियड दोस्तों लगभग 520 से 518 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड, ठीक है। कहीं कहीं आपको 500 एग्जैक्ट जो टाइम मिल जाएगा वो एग्जैक्ट टाइम कहीं कहीं आपको बुक्स में 519 ईसा पूर्व भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, लेकिन लगभग ये इसके बीच का टाइम पीरियड का है, ठीक है दोस्तों, मोटा मोटा। अब इसमें दारा प्रथम के साम्राज्य के 23 प्रांतों की जानकारी मिल जाती है। अब दोस्तों इसमें दोस्तों एक तो शतगु का नाम मिलता है जो कि सप्त सिंधु वाला प्रदेश, एक गदर नाम मिलता है जो कि गांधार वाला प्रदेश, एक हरवती नाम मिलता है जो कि अरकोसिया दक्षिणी पूर्वी अफगानिस्तान वाला प्रदेश, एक मक्का नाम मिलता है, मक्का जो कि बलूचिस्तान का मकरान तट वाला प्रदेश था, ठीक है, का उल्लेख है। इट मींस दोस्तों देखिए इन क्षेत्रों के नाम मिल रहे हैं इस अभिलेख में, इट मींस दोस्तों इन क्षेत्रों पर जो है दारा का प्रभुत्व था। ओके चलिए, इसके अलावा दोस्तों लास्ट वाले 2 अभिलेख है, एक है पर्सिपोलिस अभिलेख, हमदान अभिलेख बोल सकते हैं इसको, ये है लगभग 518 से 515 ईसा पूर्व, और दोस्तों एक है नक्श ए रुस्तम अभिलेख जो है 515 ईसा पूर्व। तो देखिए दोस्तों 518 से 515 ईसा पूर्व, इट मींस 516 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी मिलती है, और इसमें भी दोस्तों 516, यानी कि ये जो 2 अभिलेख है ना लास्ट वाले 2 और 3, ये 2 अभिलेख पुष्टि करते हैं। ये 2 अभिलेख किस बात की पुष्टि करते हैं? इस बात की पुष्टि करते हैं कि इन अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा, यानी इन नीचे वाले 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि दारा ने 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम जो है क्या किया दोस्तों, सर्वप्रथम नदी के पश्चिम में, सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब एवं सिंध के भूभागों पर अधिकार किया था। ये नीचे वाले 2 अभिलेखों से जानकारी मिल जाती है। प्रथम ये 518 ईसा पूर्व तक का ही है, इसमें जो दोस्तों कुछ क्षेत्रों की प्रांतों की जानकारी मिल जाती है। ये अभिलेख ही वेरी इंपॉर्टेंट है, बस ये अभिलेख को छाप जाना, गिट जाना, पी जाना, निकल जाना, ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में पेपर देने निकल जाना। चलिए आइए नक्श रुस्तम की बात करें तो दोस्तों इसमें भी गदर जो कि गांधार है, गदर के साथ हिंदू सिंधु का उल्लेख भी मिलता है। इस प्रकार दाराय बहु या फिर दारा प्रथम ही सब स्पष्ट रूप से प्रथम सफल विदेशी आक्रमणकारी था। ये दोस्तों पहला सफल आक्रमण इसने किया था। असफल साइरस, सफल दारा, असफल साइरस सेकंड, और दोस्तों सफल दारा प्रथम। ओके याद रखोगे दारा 3rd नंबर का शासक था। कंबुजिए या फिर उसका नाम आता है दोस्तों क्या, कैम्बिसीज द्वितीय जो है वह दारा के बाद, साइरस सेकंड के बाद में गद्दी बैठता, 3rd नंबर का शासक ये था। उसके अभिलेखों से स्पष्ट होता है, यानी कि दारा के अभिलेखों से स्पष्ट होता है कि गांधार है, कंबोज है, पश्चिमी पंजाब है, वह पूरा सिंध अर्थात सिंधु नदी के पश्चिम का क्षेत्र दारा प्रथम के अधिकार में था। लगभग 516 ईसा पूर्व के आसपास अटैक हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी उसके अभिलेखों से, लास्ट वाले 2 अभिलेखों से हमें मिल जाती है। आइए दोस्तों इसके अलावा दोस्तों इतिहास का पापा, फादर ऑफ हिस्ट्री, है ना,
यानी कि दोस्तों इतिहास के पिता है हेरोडोटस। हेरोडोटस के विवरण से भी दोस्तों जानकारी हमें मिल जाती है। इस अभिलेखीय प्रमाण दो बार आ गया, कोई बात नहीं, एक बार काट दो। इस अभिलेखीय प्रमाण की पुष्टि इतिहास के पिता हेरोडोटस के विवरण से भी होती है। हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना, यानी कि जो अटैक किए और जिस क्षेत्र पर दारा ने अटैक किया, जिस क्षेत्र को मिलाया, वह जो भूभाग है दोस्तों, वह भूभाग जो है 20वां क्या बना, वह उसका 20वां प्रांत बना, ऐसा मानना है हेरोडोटस का, है ना। इसके अलावा तथा भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व जो है वह ईरान को मिलता था, यानी कि यह जो एरिया था वो थोड़ा धनी एरिया था, संपन्न एरिया था, और यहां से इतना इतना सोना जो है दोस्तों यह किसे मिलता था, ईरान को मिलता था, क्योंकि दोस्तों ईरान के राजा ने यहां पर अधिकार कर लिया था और इतना सोना उसे मिलता था। कंबोज एवं गंधार पर भी धारा का क्या था, दारा का अधिकार था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये 360 टैलेंट क्या है, यह जो धनराशि है 360 टैलेंट वह मुद्रा व भार का एक माप है। टैलेंट मुद्रा और भार का एक माप है, और स्वर्ण चूर्ण के बराबर लगभग 10 लाख पाउंड, है ना। ऐसा माना जाता है कि भाई यहां से जो धनराशि मिलती थी वो 360 टैलेंट और स्वर्ण चूर्ण के बराबर लगभग 10 लाख पाउंड का जो मुद्रा है दोस्तों वो मिलती थी इनको। ठीक है, आइए अब आगे बात हम करते हैं नेक्स्ट। देखिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं, दारा प्रथम ने 517 ईसा पूर्व में अपने नौसेना अध्यक्ष स्काइलैक्स, इंपोर्टेंट है भाई, स्काइलैक्स के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा सिंधु नदी मार्ग की खोज के लिए भेजा था। वेरी इंपोर्टेंट बात है दोस्तों, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि दारा ने जो दोस्तों क्या किया था, सिंधु नदी के मार्ग की खोज के लिए अपने नौसेनाध्यक्ष स्काइलैक्स। अब पूछ लिया जाए भाई स्काइलैक्स जो है वह किसका नौसेनाध्यक्ष था, जैसे नियार्कस की बात करते हैं सिकंदर का था वो, वैसे स्काइलैक्स का पूछ लिया जाए दोस्तों तो वह किसका था, तो स्काइलैक्स का आप सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि यह जो है यह दारा प्रथम का था, और इसने क्या किया दोस्तों, तो इसने सिंधु नदी का मार्ग जो है वह खोजा था। हम कह सकते हैं कि स्काइलैक्स ने भारत के पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। क्या कह सकते हैं हम, स्काइलैक्स ने भारत के पश्चिमी देशों तक एक समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, क्योंकि ये जहाजी बेड़ा भेजा था सिंधु नदी मार्ग की खोज के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यह भेजा था किसने, दारा प्रथम ने। अब दोस्तों दारा का जो अभिलेख है, दारा के कुछ अभिलेख है, जैसे कि ईरान का एक पर्सिपोलिस जो है, पर्सिपोलिस से एक एलामी भाषा में उत्कीर्ण एक दोस्तों क्या मिलता है, एक फलक मिलता है, उसमें दोस्तों कुछ जानकारी मिलती है। ठीक है, मुख्य रूप से जानकारी यही है कि पर्णक या पारणक भी इसको बोल देते हैं, तो पर्णक या पारणक जो है, पारणक नामक उच्च अधिकारी निम्न सिंधु घाटी लोअर सिंधु घाटी क्षेत्र से पारसिक सम्राट दारा को नियमित प्रशासनिक सूचना भेजता रहता था। ये जानकारी मिलती है भाई, पर्णक नामक कोई इसका सूचना अधिकारी था जो है सूचनाओं का आदान प्रदान किया करता था। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। देखिए यह है पर्शियन इन्वेंशन। देखिए यहां पर जो है दोस्तों साइरस सेकंड है, ठीक है, और यहां पर देखिए तो इसका टाइम पीरियड 530 ईसा पूर्व का बता रखा है। ये दोस्तों डेराइस प्रथम है, ठीक है, यहां पर ये 486 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है दोस्तों, ये इसका बताया जा रहा है। बाकी देखिए दोस्तों कंबोज है, गांधार वाला एरिया है यहाँ पर, ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर सिंधु नदी वाला बहाव है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो मुख्य रूप से जो दोस्तों यह जो साइरस सेकंड का जो प्रयास था ये असफल प्रयास था, और दोस्तों यह जो है ये प्रथम सफल आक्रमण, प्रथम सफल हकामनी वंश ईरानी वंश का प्रथम सफल अटैक, सफल आक्रमण। ठीक है प्यारे बच्चा, चलिए, तो ये पर्शियन इन्वेंशन है दोस्तों, यानी पर्शियन जो साम्राज्य विस्तार हो रहा है एक प्रकार से। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से ये दो ही शासक थे, जिसमें दोस्तों ये तो असफल रहा था, दारा प्रथम जो है सफल रहता है। आइए आगे देखते हैं। उसके बाद दोस्तों शयार्श जरक्सीज जो है दोस्तों 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक रहता है। ठीक है दोस्तों, ये अक्षुण्ण बनाए रखता है साम्राज्य को, जो है जैसा था वैसा बनाने रखने की कोशिश करता है, बिकॉज इसके भी अभिलेखों में गांधार शतगु सिंधु नामक जो है दोस्तों जानकारी मिल जाए। देखिए शयार्श ने अपने पैतृक साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। पर्सिपोलिस से प्राप्त शयार्श के एक अभिलेख द्वितीय से में भारत के तीनों प्रदेश गांधार है, शतगु, ठीक है दोस्तों, शतगु जो सप्त सैंधव प्रदेश है ना, इसके अलावा सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु का स्पष्ट उल्लेख हमें दोस्तों देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों एक इसके समय की जानकारी क्या है कि ईरानी देवता की इच्छा अनुसार उसने देवताओं के मंदिर गिरवाकर पूजा अर्चना पर रोक लगाने के आदेश दिए, तथा एक कोई देवता होगा इनका रितम की पूजा करने का पर विवश, रितम की पूजा करने के लिए दोस्तों लोगों को विवश किया। ठीक है, तो ये एक इसकी कोई जानकारी आ जाए कि भाई ये किस ईरानी शासक ने किया, तो दोस्तों याद रखना। बाकी यहां से मुख्य रूप से दारा
फर्स्ट के अभिलेख आएंगे, याद रखना, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यूनान के खिलाफ हुए युद्ध में उसने भारतीय प्रदेशों, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, इसने देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि यूनान के खिलाफ हुए युद्ध में उसने भारतीय प्रदेशों गंधार व सिंध से सैनिकों को भर्ती किया था। यानी दोस्तों इसने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया। पूछ लिया जाए ईरानी शासक जिसने भारतीय सैनिकों को भर्ती किया दोस्तों, तो यह कौन था? यह भाई अपना कौन था? शेयार्स, जिसको जरक्सीज भी कह देते हैं, ठीक है, याद रखना। हेरोडोटस के अनुसार भारतीय सैनिकों ने के वस्त्र सूती थे, याद रखना दोस्तों। सीधा कोटेशन आ जाएगा कि भारतीय, देखिए क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां से सीधा आ जाएगा कि भारतीय सैनिकों के वस्त्र सूती थे, उनके कंधों पर धनुष, बांस की कमानियां तथा लोह फलक के तीर थे। निम्न कथन किसने कहा है? तो दोस्तों हेरोडोटस का कथन है ये। और याद ना करो तो इतना तो याद कर ही लेना कि हेरोडोटस ने भारतीय सैनिकों के वस्त्र क्या बताए? सूती वस्त्र बताए, सूती वस्त्र बताए हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। भारतीय सेनाओं, किस ईरानी शासक ने अपनी सेना में भारतीय सेनाओं को भर्ती किया दोस्तों? तो यह कौन था दोस्तों? हमारा जरक्सीज है, शेयार्स नाम आता है, जो कि 486 ईसा पूर्व से 465 ईसा पूर्व तक गद्दी पर रहता है। हेरोडोटस भारतीय सैनिकों के सूती वस्त्रों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। शेयार्स प्रथम विदेशी शासक था जिसने अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती किया। ईरानी हकामनी वंश शासक दोस्तों, जिसने अपनी सेना में भारतीयों को क्या किया? शामिल किया, भारतीयों को शामिल किया। किसके खिलाफ दोस्तों? यूनान के खिलाफ, यूनान के खिलाफ हुए युद्ध के अंदर शामिल किया। आइए आगे बात करते हैं दोस्तों। शेयार्स की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी कौन हुए? अर्थजर्क्सीज प्रथम हुआ। इसका समकालीन इतिहासकार हेरोडोटस था, ठीक है। और अंतिम पारसिक ईरानी सम्राट दारा तृतीय था, ठीक है। अब सीक्वेंस आ जाए दोस्तों कि सबसे पहले साइरस सेकंड देखते हैं, उसके बाद कंबुजी है ना, उसके बाद दोस्तों हम दारा प्रथम देखते हैं, उसके बाद दोस्तों फिर हम देखते हैं शेयार्स, उसके बाद दोस्तों अरक्सीज प्रथम देखते हैं, उसके बाद दोस्तों एक और नाम आता है, जिसका नाम है अर्थजर्किस, यही नाम है द्वितीय, ठीक है। उसमें दोस्तों ऐसा बताया गया है कि जो टेसियस है, टेसियस लिखता है कि अर्थजर्किस जो सेकंड है, एक और राजा का नाम मिलता है सेकंड का, उसने जो है भारतीयों द्वारा जो कुछ उपहार वगैरह, भारतीय राज्यों द्वारा कुछ उपहार वगैरह भेजे जाते थे, वो स्वयं इसने अपने हाथों से देखे थे, यानी कि टेसियस विवरण करता है। और उसके बाद अंतिम शासक पूछ लिया जाए तो दोस्तों अंतिम पारसिक ईरानी शासक दोस्तों दारा तृतीय था, याद रखना। अब देखिए इसके अलावा यहां दारा तृतीय संबंधित एक बात है कि एरियन के अनुसार दारा तृतीय के आहन पर, दारा तृतीय के कहने पर यूनानी सम्राट सिकंदर के विरुद्ध आरबेला के युद्ध को दोस्तों एरियन ने गोगामेला का युद्ध कहा है। आरबेला के युद्ध को एरियन ने गोगामेला का युद्ध कहा है। तो आरबेला के युद्ध 331 ईसा पूर्व में सिंधु के समीपवर्ती क्षेत्रों में से सैनिकों ने उसकी मदद की। अब देखिए दोस्तों यहां पर ये कोटेशन देखिए, ये एरियन की ही तो बात है, तो एरियन ने ही कहा है गोगामेला, ठीक है, याद रखना। एरियन के अनुसार दारा तृतीय के आह्वान पर यूनानी सम्राट सिकंदर के विरुद्ध, यानी कि ये जो युद्ध हो रहा है दोस्तों आरबेला का युद्ध, कंफ्यूज मत होना मेरे प्यारे बच्चों, आरबेला का युद्ध जो हो रहा है, ठीक है, यह हो रहा है दोस्तों किस किस के बीच में? दारा थर्ड के बीच में, दारा तृतीय और दोस्तों सिकंदर के बीच में। कब हो रहा है दोस्तों? 331 ईसा पूर्व के आसपास, ठीक है। आरबेला का युद्ध दोस्तों, जिसको एरियन ने क्या कहा है? गोगामेला का युद्ध, गोगामेला का युद्ध। भाई सीक्वेंस में आरबेला का युद्ध भी पूछ लेते हैं, क्रम से सजाइए आरबेला का युद्ध भी, है ना। तो देखिए दोस्तों एरियन के अनुसार दारा तृतीय के आह्वान पर, उसके कहने पर यूनानी सम्राट सिकंदर के विरुद्ध, यानी कि इन दोनों में अटैक था, इसके विरुद्ध आरबेला के युद्ध में सिंधु के समीपवर्ती क्षेत्रों के सैनिकों ने उसकी मदद की थी। यानी कि आरबेला का युद्ध जो सिकंदर और दारा थर्ड के बीच में हो रहा था, दारा थर्ड के कहने पर सिंधु के समीपवर्ती क्षेत्र के जो सैनिक थे उन्होंने दारा थर्ड की मदद की थी। लेकिन दोस्तों सिकंदर ने बड़ी बुरी तरीके से पराजित किया था दारा तृतीय को। इस युद्ध में सिकंदर ने दारा तृतीय को बुरी तरह से परास्त किया तथा भारत से पारसिक आधिपत्य की समाप्ति हुई। भारत से पारसिक आधिपत्य की क्या हो गई दोस्तों? समाप्ति हो गई, ठीक है। दारा थर्ड जो था वो क्या था? अंतिम शासक था। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत, देखिए दोस्तों इस प्रकार यह सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत ईरान संबंध का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। इस संपर्क के सांस्कृतिक प्रभाव दीर्घकालीन रहे। यानी कि दोस्तों जो पर्शियन अटैक हुए थे, हम कह सकते हैं ईरानी आक्रमण हुए थे, हम कह सकते हैं पारसिक जो प्रभाव है भारत पर राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं पड़ा इतना, ठीक है। भारत पर अगर ईरानी आक्रमणों का प्रभाव पड़ा था दोस्तों, तो वह पड़ा था दोस्तों किस वजह से? वह पड़ा था सांस्कृतिक क्षेत्र में। अभी वो मैं बताऊंगा क्या प्रभाव पड़ा था, ठीक है। दारा प्रथम से ही तो अशोक प्रभावित हुआ था, ठीक है, जिसने स्तंभ लेख वगैरह लगाए थे बाद में। तो दोस्तों
राजनीतिक दृष्टिकोण से इतना प्रभाव नहीं पड़ा। राजनीतिक दृष्टिकोण से तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब भारतीय के जो कुछ क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र जिनको इन्होंने जीता था, उनकी कमजोरी उजागर जरूर हो गई थी। बाकी इतना जो है दोस्तों स्थायी प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता कि इन्होंने कोई राजनीतिक परिवर्तन कर दिया हो। ठीक है, बाकी दोस्तों सांस्कृतिक प्रभाव देखने को मिलेगा, उसकी हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना, पारसिक संपर्क का प्रभाव दोस्तों इंपॉर्टेंट है। देखिए, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार, जो कि दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, यानी खरोष्टी लिपि। देखिए दोस्तों, अरेमाइक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का क्या होता है दोस्तों, अरेमाइक लिपि से ही दोस्तों खरोष्टी लिपि का क्या होता है, उद्भव होता है। यानी खरोष्टी लिपि की शुरुआत, इसका उद्भव जो है अरेमाइक लिपि से ही हुआ था। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत में जो खरोष्टी लिपि है, उसका प्रचार जो है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, वह पारसिक संपर्क का ही प्रभाव है। दोस्तों आपको पता है, अशोक के अभिलेख है मानसेरा और शाहबाजगढ़ी। ठीक है, आप सभी को पता है अशोक के जो अभिलेख है मानसेरा व शाहबाजगढ़ी, इन अभिलेखों के अंदर लिपि भी कौन सी है, खरोष्टी है। कौन कौन से हम देखते हैं ना दोस्तों, मानसेरा है, वह शाहबाजगढ़ी है, इसी क्षेत्र में है ये। ठीक है, इनकी लिपि भी दोस्तों कौन सी है, खरोष्टी लिपि है, दाएं से बाएं। ईरानियों की अरेमाइक लिपि का प्रचार प्रसार, अरेमाइक से ही खरोष्टी लिपि का उद्भव होता है। अभिलेख उत्कीर्ण करने की प्रथा प्रारंभ एवं अशोक के अभिलेख में लिपि जैसे शब्द, अशोक के अभिलेख में लिपि जैसा शब्द खुदा हुआ है, वह भी पारसिक प्रभाव है। जैसे शब्दों का प्रयोग ईरानी प्रभाव है। अशोक के स्तंभों का शीर्ष घंटाकार होना ईरानी प्रेरणा से प्रभावित है। अशोक ने अभिलेख खुदवाने की प्रेरणा भी दोस्तों ईरानी शासक दारा से ली थी, डायराइस प्रथम से ली थी, ये भी माना जाता है। ठीक है, कुछ इतिहासकारों का तो मानना ऐसा भी है कि जो अशोक के स्तंभों पर जो पॉलिश की गई है चमकदार, वो पॉलिश भी जो है दोस्तों किसका प्रभाव है, वो पॉलिश भी दोस्तों ईरानी प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हमारे पास में धोलावीरा का एक उदाहरण है। आप सभी को पता है दोस्तों, धोलावीरा से पॉलिशदार श्वेत पाषाण के खंड मिले हैं। धोलावीरा से जो पॉलिशदार श्वेत पाषाण के खंड मिले हैं, वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत में जो पॉलिश, चमकीली पॉलिश का जो प्रचलन है, वो प्राचीन समय से ही हो रहा था। तो दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हो सकता है ईरानी शासक से प्रभावित होकर किया, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये पारसिक प्रभाव है, क्योंकि भारत में तो उस समय धोलावीरा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में भी दोस्तों ऐसे जो है पॉलिशदार श्वेत पाषाण खंड देखने को मिलते हैं, जो कि दोस्तों धोलावीरा से स्पष्ट रूप से हमें मिलते हैं। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया था, उसमें देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हमें यहां से मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, और देखिए दोस्तों, और प्रभाव देखें पारसिक संपर्क का। ये तो सेम बात हो गई, सेम स्लाइड आगे, चलो आगे देखते हैं। सेम ही है ना, कोई बात नहीं, तो कॉपी हो गई सेम, कोई बात नहीं, चलो इसको हटा देंगे बाद में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, 4 हो गई थी, नीचे 4 हो गई थी दोस्तों, वो सेम स्लाइड आ गई। इसको मैं अभी हटाऊं क्या, अभी हटाऊं, चलिए इसको अभी हटा देते हैं ताकि बाद में आपकी उसमें ना आए। इसको डिलीट कर दिया, ये लीजिए। ठीक है, चलिए अब आ जाओ इस पर। 4 हो चुके हैं दोस्तों, 4 कारण हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है ये, ईरानी क्षत्रप प्रणाली का शक कुषाण शासकों द्वारा क्या किया गया, विकास किया। भाई क्षत्रप प्रणाली, दोस्तों क्षत्रप प्रणाली की बात करें तो दोस्तों क्षत्रप यानी कि कोई जो प्रांत वाला एरिया है, कोई प्रांत जो है दोस्तों उसको क्षत्रप ही कह देते थे। और दोस्तों प्रांतपति, जो प्रांतपति था, गवर्नर जो नियुक्त होता था, उसको क्षत्रप कह दिया करते थे। आप सभी को पता है दोस्तों, अशोक मौर्य के राज्य में भी ईरानी अधिकारी था एक। ठीक है, ईरानी अधिकारी तुषाश्व गिरनार में नियुक्त हुआ था। आपको पता है अशोक के समय में भी दोस्तों तुषाश्व जो है वह गवर्नर नियुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो एक प्रकार से ये जो क्षत्रप प्रणाली है, क्षत्रप प्रणाली जो है दोस्तों, यह भी जो है किससे ली गई, ईरानी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, ईरानी चांदी के सिक्के सिंगलोई या शेकल्स एवं सोने के डेरिक भारत में प्रचलित हुए, यह भी एक प्रभाव है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये जो डेरिक है ये 130 ग्रेन का होता था लगभग। डेरिक जो है वे लगभग 130 ग्रेन का होता था। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जो चांदी का सिक्का है सिंगलोई या शेकल्स, यह लगभग 86.45 ग्रेन का होता था। 86.45, बिल्कुल 86.45 ग्रेन का होता था। ठीक है दोस्तों, चलिए मौर्य सम्राट के केश प्रक्षालन, बाल धोने की प्रथा की, बाल धोने की जो प्रथा है दोस्तों वह भी ईरान से ग्रहण की गई थी। यानी कि दोस्तों आप सभी को पता है कि सम्राट का जब जन्मदिन होता था, ऐसा माना जाता है भाई मौर्य सम्राट में दोस्तों जन्मदिन पर जो है केश, बालों को धोया जाता था दोस्तों। वैसे तो वैसे भी धो लेते हैं, लेकिन जो बाल धोने की जो ये प्रथा है यह भी ईरान के से ही ग्रहण की गई थी। इसके अलावा और देखिए दोस्तों क्या क्या प्रथा है, और देखिए और है कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में उल्लिखित है दंड की एक विधि, एक दंड का एक विधि है जिसमें दोस्तों सिर मुंडवाने की प्रथा थी, जो कि ईरान से ग्रहण की गई थी। हालांकि सिर मुंडवाना हम परंपरा देखते हैं, हमारे भी भारतीय समाज में परंपरा है दोस्तों, किसी की मृत्यु होने पर दोस्तों हम उसे बाल दिया करते हैं, तो हम सिर मुंडवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों लेकिन ये जो एक दंड के रूप में जो दोस्तों सिर मुंडवाने की प्रथा थी वह ईरान से ग्रहण की गई थी। सम्राट के परामर्श कक्ष में पवित्र अग्नि प्रज्वलित, यानी सम्राट का एक कक्ष हुआ करता था परामर्श कक्ष, उसमें जो दोस्तों अग्नि प्रज्वलित की जाती थी वह भी ईरानी संपर्क की देन है। इसके अलावा चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े
स्तंभों पर उत्कीर्ण लेखों के लोक प्रदर्शन की विधि भारतीय शासकों द्वारा हक्कामनी अनुकरण का परिणाम है। यानी कि चट्टानों और मुक्त रूप से खड़े स्तंभों पर दोस्तों जो है लेख उत्कीर्ण करवा दिए जाते। भाई अशोक ने स्तंभ लेख खुदवाए थे और दोस्तों फिर लोक प्रदर्शनी के लिए लोक प्रदर्शनी की विधि भारतीय शासकों द्वारा हक्कामनी अनुकरण पर का ही परिणाम है। यानी कि ऐसे स्तंभ लगवाना और उन स्तंभों पर लेख लगवाना, फिर उनके लोक प्रदर्शनी के रूप में उन्हें स्थापित करवाना, ये सब भी दोस्तों किसकी देन है? ये सभी भी जो है दोस्तों हक्कामनी वंश के, या हम कह सकते ईरानी, या हम कह सकते पर्शिया प्रभाव का ही परिणाम देखने को मिलता है। इस प्रकार से दोस्तों ऐसा माना जाता है। बाकी जो जैसे मैंने आपको बताया कि अशोक की जो एक प्रकार से जो स्तंभों पर पॉलिश है उसका उस पर भी दोस्तों प्रभाव माना जाता है कि ईरानी प्रभाव था। लेकिन मैंने आपको बताया कि भारत में भी प्राचीन समय से ऐसे पॉलिशदार पाषाण मिले हैं दोस्तों, जैसे कि धोलावीरा से पॉलिशदार श्वेत पाषाण मिला है, ये उदाहरण हमारे पास में है। ठीक है, तो इस बात को पूरी तरीके से नहीं मान सकते। बाकी जो भी है बहुत कुछ प्रभाव जो है सांस्कृतिक क्षेत्र में पारसिकों का दोस्तों हमारे यहाँ देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों, तो यह लेक्चर तो हो गया पूरा। अभी दोस्तों सिकंदर का जो अटैक है वो हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, सिकंदर का अटैक जो है दोस्तों वो भी हम क्या करेंगे, कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। बिकॉज दोस्तों यह पढ़ाना जरूरी था, बिकॉज यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मेरे प्यारे साथियों, यहाँ दारा के अभिलेख जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। एग्जाम में सीधा उसका सीक्वेंस पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों इस क्लास को लेना बहुत जरूरी था। अब देखिए मैंने आपको बताया दोस्तों 2 विदेशी आक्रमण की बात करी, जिसमें पहला जो है दोस्तों ईरानी हकामनी की बात हो गई। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है हम यूनानी आक्रमणों की बात करेंगे, सिकंदर के समय की बात करेंगे दोस्तों, और क्लास इंपॉर्टेंट होगी ही। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।